हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग। इस कहानी की शुरुआत में हमें मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग की पिछली घटनाओं के कुछ ही महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां अमेरिका की प्रेसिडेंट एरिका ईथन का पता लगाकर उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजती कि एंटिटी ने पूरी दुनिया में गलत जानकारियां फैलाकर इंटरनेट और साइबर स्पेस में भारी गड़बड़ी कर दी है, जिस वजह से सभी देश एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच चुके हैं। ऊपर से कुछ लोग एंटिटी की सोच को सही मानकर उसके दुनिया को खत्म करने वाले इरादे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। एरिका आगे बताती है कि एंटिटी को रोकने के लिए उन्हें उसके सोर्स कोड तक पहुंचना होगा और उसकी लोकेशन शायद गैब्रियल जानता है, लेकिन एंटिटी ने गैब्रियल से जुड़ी सारी जानकारी मिटा दी है। फिर भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने गैब्रियल के साथी पेरिस को हिरासत में लिया हुआ है। ये सब बताने के बाद एरिका दुनिया को जंग में जाने से बचाने के लिए ईथन से उस चाबी की मांग करती है, लेकिन ईथन हालात को समझते हुए तुरंत अपने पुराने साथी बेंजी और लूथर से मिलता है और पेरिस को आजाद करवाने के लिए भेस बदलकर ऑस्ट्रेलिया की जेल में घुस जाता है, जहां ईथन बेंजी की मदद से पेरिस को लेकर जा रहे एजेंट जेस्पर को बेहोश कर देता है और दूसरे एजेंट डेगास को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो सच में दुनिया को बचाना चाहते हैं। अब क्योंकि पिछले पार्ट में ईथन ने पेरिस की जान बचाई, इसी वजह से पेरिस उसको गैब्रियल की लोकेशन बता देती है, जिसके बाद ईथन उसको पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ सीधा लंदन के अमेरिकी एम्बेसी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद दो एजेंट ईथन को पहचान लेते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों अपने लोगों से संपर्क कर पाते, ग्रेस बड़ी चालाकी से उनके वॉकी टॉकी और गन निकाल लेती। वहीं ईथन दोनों को बेहोश करके सुला देता है। इसके बाद ग्रेस ईथन से आगे का प्लान पूछती, लेकिन तभी दो लोग आकर ईथन और ग्रेस को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ लेते। ईथन के होश में आने पर गैब्रियल उसके सामने आता है और उसको याद दिलाता है कि काफी समय पहले जब डेविड नाम के आदमी ने तुम्हारी वाइफ जूलिया को किडनैप कर लिया था, तब उसको बचाने के लिए तुमने शंघाई की लैब से एक अधूरा प्रोटोटाइप हथियार चुराया था, जिसे रैबिट्स फुट कहा जाता था। असल में वो ही रैबिट्स फुट आज का एंटिटी है। मतलब साफ था कि एंटिटी को बनाने की शुरुआत खुद ईथन नहीं की थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या चुरा रहा है। अब गैब्रियल ईथन के सामने एक शर्त रखता है, अगर वो सेवेस्टोपोल सबमरीन से एंटिटी का सोर्स कोड लाकर देगा, तभी वो ग्रेस को जिंदा छोड़ेगा। गैब्रियल की इस डिमांड को सुनकर ईथन और ग्रेस समझ जाते हैं कि गैब्रियल के नाकाम होने की वजह से एंटिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और अब गैब्रियल एंटिटी को काबू करने के लिए उसका सोर्स कोड चाहता है। अब क्योंकि ईथन जानता था कि गैब्रियल को पता है कि सिर्फ वही ये कोड ला सकता है, इसीलिए वो अपना साइनाइड से भरा दांत तोड़कर गैब्रियल को धमकी देता है कि अगर उसने ग्रेस को नहीं छोड़ा तो वो खुद को मार देगा। अब इससे पहले कि गैब्रियल कुछ समझ पाता, ईथन साइनाइड खा लेता है, इसीलिए घबराकर गैब्रियल तुरंत उसके हाथ खुलवा देता है और तभी मौका देखकर ईथन गैब्रियल के आदमियों पर हमला करता है और ग्रेस को भी छुड़ा लेता है। असल में ईथन ने एक झांसा देने वाला कैप्सूल खाया था। ये सब देखकर गैब्रियल वहां से भाग जाता है। जाते वक्त वो अपने लॉकर से एक चेंबर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लॉकर खुद लॉक हो जाता है। गैब्रियल उस चेंबर के बिना ही चला जाता है। उस बॉक्स को देखकर पेरिस बताती है कि गैब्रियल इसी के जरिए एंटिटी से बात करता था। वहीं ईथन को सामने देखकर पहले लॉकर और फिर बॉक्स अपने आप खुल जाते हैं। ईथन समझ जाता है कि एंटिटी उससे बात करना चाहती। बॉक्स के अंदर लेटने के बाद एंटिटी ईथन से जुड़ जाती है और उसका पूरा अतीत देख लेती है। साथ ही में वो ये भी जान जाती है कि लूथर ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसके डिवाइस को अगर उसके सोर्स कोड में जोड़ दिया जाए तो ये प्रोग्राम एंटिटी को खत्म कर देगा। लूथर ने इस प्रोग्राम को पॉइजन पिल नाम दिया है। इन्हीं पॉसिबिलिटीज के बीच ईथन देखता है कि फ्यूचर में गैब्रियल ही एंटिटी को खत्म कर रहा है। इसके बाद एंटिटी ईथन को अफ्रीका में बने दुनिया के सबसे सुरक्षित बंकर का नजारा दिखाती और चाहती है कि ईथन उसको वहां पर ले जाए। उस बंकर को डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है। असल में एंटिटी खुद वहां पर नहीं पहुंच सकती क्योंकि वहां चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक शील्ड लगी हुई है। वो वहां पर डेटा भी नहीं भेज सकती। उस बंकर में इंसानों की अब तक की पूरी नॉलेज स्टोर है और एंटिटी उसी की मदद से खुद को हजारों सालों तक जिंदा रखना चाहती, जिसके बाद एंटिटी ईथन को दिखाती है कि वो सोर्स कोड तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी पूरी टीम बर्फ में दबकर मारी जाएगी। अब ईथन के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो दुनिया को बर्बाद होते हुए देखे या फिर दुनिया को
एनटीटी के हवाले कर दे और उसी के हिसाब से चलने दे। ये सब दिखाने के बाद एनटीटी ईथन को गैब्रियल के हाथों लूथर की मुमकिन मौत के साथ साथ 3 दिन बाद होने वाले न्यूक्लियर वॉर में अर्थ के खत्म होने का नजारा भी दिखा देती। ये सब देखकर ईथन चेम्बर से बाहर निकल आता है और तुरंत अपनी टीम को बताता है कि अब उन्हें सेवास्टोपोल के कोऑर्डिनेट्स का पता लगाने के लिए नॉर्थ के इलाके में जाना होगा। इसीलिए वो बेंजी को समझाता है कि अगर वो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो उसे कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं। उसे बस एक ऐसा स्टेशन ढूंढना होगा जहां से वो उस डेटा को ट्रांसमिट कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसा प्लेन चाहिए जिसमें जीपीएस ना हो ताकि एनटीटी को उनके मूवमेंट का कुछ भी पता ना चले। इतना सब समझकर ईथन सीधा लूथर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही गैब्रियल लूथर से वो पॉइजन पिल का प्रोग्राम ले लेता है और एक चेन रिएक्शन वाला बम सेट करके वहां से चला जाता है। और ठीक उसी वक्त ईथन वहां पर पहुंचता है। लूथर उसको बताता है कि ये बम इतना ताकतवर है कि पूरा शहर तबाह हो सकता है। ईथन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूथर समझाता है कि वो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही में शहर को बचा भी सकता है, लेकिन वो बम के फटने को नहीं रोक पाएगा। इसीलिए लूथर ईथन को वहां से निकाल देता है ताकि वो गैब्रियल से पॉइजन पिल प्रोग्राम की ड्राइव दोबारा हासिल कर सके। इसीलिए ईथन सुरंग से बाहर निकलते ही जेस्पर को चाबी सौंपकर सरेंडर कर देता है। जेस्पर उसे यूएसए के इमरजेंसी कमांड सेंटर ले जाता है। वहाँ ईथन की मुलाकात सीआईए की डायरेक्टर यूजीन से होती है, जो उसको बताती है कि एनटीटी ने अब तक 4 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा पा लिया है। इसके बाद वहाँ अमेरिका की सारी सेनाओं के चीफ और खुद प्रेसिडेंट एरिका ईथन से मिलने आती है। ईथन उनसे एनटीटी को खत्म करने के लिए एक की और एक एयरक्राफ्ट कैरियर शिप की मांग करता है। जब कोई ईथन की बात नहीं मानता है तो वो बताता है कि एनटीटी ने लगभग सभी देशों के न्यूक्लियर सिस्टम पर कब्जा पा लिया है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि एनटीटी आपको इतना मजबूर कर देगी कि आप खुद ही न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगी, और अगर आपने ये नहीं किया तो वो खुद कर देगी। दोनों ही सूरत में वॉर होना तय है, लेकिन हजारों पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक चांस है जिसमें मैं एनटीटी को खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद ईथन प्रेसिडेंट से सिर्फ 3 दिन का वक्त मांगता है। प्रेसिडेंट उसकी बात मानने से मना कर देती है। वो उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर देती है, लेकिन साथ ही में वो एक सीक्रेट लेटर भी देती है। असल में उन्होंने ईथन को की देकर 3 दिन का समय दे दिया था। बाहर आकर एक सैनिक ईथन को प्रेसिडेंट का लेटर देती है और कहती है कि इसे नेवी के एडमिरल नीली को देना। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से ईथन को नॉर्दर्न पैसिफिक में मौजूद करियर स्ट्राइक ग्रुप एक्स के जहाज पर उतार दिया जाता है। वहाँ ईथन प्रेसिडेंट का लेटर नीली को भिजवाता है। नीली उस लेटर को देखकर बताती है कि उस पर सिर्फ एक डेट लिखी है, 22 मई 1996। उस डेट को देखकर नीली समझ जाती है कि ये प्रेसिडेंट का एक सीक्रेट मैसेज है और उसे ईथन की बात माननी होगी। वहीं दूसरी ओर बेंजी सबको बताता है कि असल में सॉसेज स्टेशन एक साउंड सर्विलेंस सिस्टम है जो पानी के अंदर होने वाली हर बड़ी घटना को रिकॉर्ड करता है। ये स्टेशन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इसी डेटाबेस पर बेंजी बताता है कि उन्हें सबमरीन क्रू की लाशें जहाँ मिली थी वो जगह बेरिंग सी में मौजूद है, यानी कि वो जगह सेंट मैथ्यू टापू पर है। वहाँ पर एक सॉसेज स्टेशन भी है जहाँ सेवास्टोपोल सबमरीन पर हुए हमले को रिकॉर्ड किया गया था और उस हमले के कोऑर्डिनेट्स भी वहीं पर सेव हो चुके होंगे। उधर यही सब बात ईथन एडमिरल नीली को समझा देता है। नीली बताती है कि ये जगह अब रूसी सैनिकों की निगरानी में है और अगर हम वहाँ पर गए तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और अगर मान लो सही कोऑर्डिनेट्स मिल भी गए तो भी तुमको एक सबमरीन चाहिए होगी जो रूसी नेवी से बचकर तुम्हें उन कोऑर्डिनेट्स तक ले जाए। इसके बाद नीली ईथन से पूछती है, तुम सेवास्टोपोल से बाहर कैसे निकलोगे? जिस पर ईथन जवाब देता है, मेरे पास एक ट्रांसमीटर होगा और मेरी टीम मुझे ट्रैक करते हुए वहाँ की बर्फ काटकर मुझको बाहर निकाल लेगी। लेकिन किसी को भी इस प्लान पर भरोसा नहीं था क्योंकि वहाँ का बर्फीला पानी इतना ठंडा है कि वो ईथन को हाइपोथर्मिया से मार सकता था। ऊपर से नीली बताती है कि उस इलाके में उनकी सिर्फ एक ही सबमरीन है। वो उस सबमरीन को मैसेज भेज देती है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो मैसेज उसको मिलेगा या फिर नहीं, और अगर वो ऊपर आती भी है तो तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे बाहर निकलने के लिए, और अगर तुम लेट हुए तो तुम्हारी मौत तय है क्योंकि कोई तुमको बचाने वहाँ पर नहीं आएगा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी ईथन नीली को यकीन दिलाता है कि वो इस मिशन को पूरा करना चाहता है।
नीली अपना लॉकेट उसको देकर हेलीकॉप्टर की मदद से ईथन को अपनी सबमरीन की लोकेशन पर भिजवा देती। लेकिन जैसे ही ईथन वहां पर पहुंचता है, रूसी फाइटर जेट्स उन्हें तुरंत वहां से चले जाने की चेतावनी देते हैं। अब ईथन के पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वो पायलट्स को बचाने के लिए समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है और पायलट्स तुरंत वहां से लौट जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेंजी और बाकी टीम सेंट मैथ्यू टापू के सॉसस स्टेशन पर पहुंच गए हैं, जहां बेंजी देखता है कि उस स्टेशन को डॉनलो अपनी वाइफ के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहा था। ये डॉनलो वही था जिसने दुनिया का सबसे सेफ ब्लैक वॉल्ट बनाया था, लेकिन बेंजी उसको ये नहीं बताता है कि उसी के पुराने साथी ईथन ने ही उसके वॉल्ट में घुसकर डेटा चुराया था, जिसकी वजह से अब उसे पिछले 30 सालों से इस आइसोलेटेड स्टेशन में काम करना पड़ रहा है। तभी ग्रेस डॉनलो से स्टेशन का पूरा डेटा चेक करने की बात कही, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वहाँ पहले से मौजूद रूसी सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते। उधर ईथन बर्फीले समंदर में हाइपोथर्मिया का शिकार होने वाला होता है। तभी डाइवर्स उसे पानी से निकालकर अपनी सबमरीन पर ले जाते। असल में उन्हें एडमिरल नीली का भेजा हुआ सीक्रेट मैसेज मिल गया। अब होश में आने पर ईथन सबमरीन के कैप्टन को नीली का रॉकेट देता है और कहता है कि उसे नॉर्थ की ओर ले चले, क्योंकि वहां से ट्रांसमिशन के जरिए कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें सबमरीन को सरफेस पर लाना होगा, जो काफी जोखिम भरा हो सकता था, क्योंकि ऐसा करते ही रूसियों को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। कैप्टन ईथन को मैप दिखाकर बताता है कि रूस की एक छोटी सबमरीन अभी सेंट मैथ्यू आइलैंड पर रुकी हुई। दोनों को शक होता है कि शायद ईथन की टीम अब रूसी सैनिकों की गिरफ्त में हो। इधर स्टेशन में डॉनलो सबको बताता है कि पुराने डेटा का बैकअप तो उसके पास मौजूद पुरानी फ्लॉपीज में है, लेकिन उनका रीडर उसके पास नहीं। इस पर रूसी सैनिक उसे 1 घंटे का वक्त देते हैं कि वो खुद ही उस रिकॉर्डर को तैयार करे। अब मजबूरी में बेंजी उसकी मदद करने लगता है। इसी दौरान डॉनलो बेंजी को चुपके से बताता है कि उन फ्लॉपीज में कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, लेकिन उसने सेबास्टोपोल में हुए धमाके की सटीक लोकेशन याद कर ली। वो तुरंत कागज पर वो लोकेशन लिखकर अपनी घड़ी में छुपा देता है और चुपचाप अपनी वाइफ को दे देता है। डॉनलो अपने कुत्तों का खाना खिलाने का बहाना बनाकर ग्रेस को उनके साथ बाहर भेज देता है। इधर सबमरीन में कैप्टन ईथन को समुद्र के अधिक दबाव से बचाने के लिए एक एडवांस्ड प्रेशर सूट देता है और उसे कुछ हैवी ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने की सलाह देता है, क्योंकि इतनी गहराई में जाने के बाद ईथन को हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम होना तय था, जिससे काफी दर्द हो सकता था। फिर ईथन ब्रीथिंग प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन तभी सबमरीन का एक मेंबर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। असल में वो एंटिटी के कंट्रोल में था, लेकिन तभी टीम की दूसरी मेंबर समय रहते पहुंचकर ईथन की जान को बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर मौका मिलते ही ईथन की टीम रूसी सैनिकों पर हमला कर देती है, जहां फायरिंग के दौरान डॉनलो के घर में आग लग जाती है। लेकिन जान की परवाह किए बिना डॉनलो तुरंत कोऑर्डिनेट्स ट्रांसमिट कर देता है और ये लोकेशन ईथन को मिल जाती है। लेकिन कैप्टन बताता है कि ये कोऑर्डिनेट्स तो दुनिया के दूसरी ओर के हैं, यानी हमसे बिल्कुल ऑपोजिट साइड। ये सुनकर ईथन मैप को हल्का सा घुमाता है और लोकेशन पलटकर उसी के पास के दिखने लगती। अब ईथन कैप्टन से कहता है कि वो कोऑर्डिनेट्स के पास जाकर अचानक वापस मुड़ जाए, ताकि रूसी सबमरीन पीछा करते हुए उसके पीछे चल दे और उसी दौरान वो सबमरीन से बाहर निकल जाएगा। खैर टीम ईथन को प्रेशर सूट पहनाकर उसके सूट में एक ट्रैकर लगा देती, ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक होती रहे। फिर ईथन सबमरीन से बाहर निकलता है और रूसी सबमरीन से बचता हुआ कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब काफी नीचे जाकर उसे सेबास्टोपोल सबमरीन मिल जाती है। वो उसका डिकम्प्रेशन चेंबर ढूंढता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो चेंबर से पानी बाहर निकालता है, पूरी सबमरीन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे खिसकने लगती है। खैर ईथन जैसे तैसे सबमरीन के सोनार स्फीयर तक पहुंच जाता है और एंटिटी का सोर्स कोड हासिल कर लेता है, लेकिन समुद्र के नीचे दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे सबमरीन और तेजी से नीचे गिरने लगती है, जिसके अंदर पानी भरने लगता है। ईथन जल्दी से टॉर्पेडो लॉन्चिंग चेंबर के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रेशर सूट वहीं पर अटक जाता है। इसीलिए वो तुरंत अपने सूट को काटता है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को जोर से धक्का देकर खुद को बाहर निकाल लेता है और उसी पल सबमरीन गहराइयों में पूरी तरह डूब जाती है, जिसके बाद ईथन सरफेस पर लौटने के लिए अपना वजन कम करने के लिए सूट को वहीं पर छोड़ देता है और ऊपर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन इतने समय तक बर्फीले पानी में रहने की वजह से वो हाइपोथर्मिया का शिकार होकर बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें रुक जाती है। तभी वहां पर पहले से उसका इंतजार कर रही ग्रेस उसे ऊपर खींच लेती है
और डीकम्प्रेशन चैम्बर में लिटाकर तुरंत सीपीआर देना शुरू करती है। अब काफी कोशिशों के बाद ईथन को होश आ जाता है। उसके बाद ईथन अपनी टीम के साथ साउथ अफ्रीका में मौजूद डूम्सडे बंकर की तरफ निकल पड़ता है। उसे पूरा यकीन था कि गैब्रियल उसको वहीं पर मिलेगा, क्योंकि ईथन जानता था कि गैब्रियल एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए पॉइजन पिल पेन ड्राइव खुद ही अपलोड करेगा। वही बेंजी समझाता है कि जब सॉफ्टवेयर अपलोड होगा तो एंटिटी को लगेगा कि वो बंकर के डेटा सेंटर में जा रही है, लेकिन तभी बेंजी एक 5D ऑप्टिकल डेटा डिवाइस दिखाकर कहता है असल में एंटिटी उस सेंटर में नहीं बल्कि इसी ड्राइव में कैद हो जाएगी और हमें सेकंड के 100वें हिस्से की स्पीड में इस रिसीवर की लाइट ग्रीन होते ही इस ड्राइव को तुरंत निकालना होगा। वो आगे कहता है कि अगर हमने ये एक पल भी जल्दी किया तो एंटिटी अंदर आएगी ही नहीं, और अगर देर हो गई तो एंटिटी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यहाँ पर ईथन अपनी टीम से साफ साफ कहता है कि एंटिटी को बंकर में लाना और गैब्रियल को सोर्स कोड देना ये पहले से तय था और अब ये होकर रहेगा। वहीं करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगी होने की वजह से ग्रेस डर जाती है, इसलिए ईथन ऑप्टिकल डिवाइस को सही समय पर निकालने की जिम्मेदारी खुद ग्रेस को ही दे देता है, जिसके बाद सभी लोग डूम्सडे बंकर की तरफ निकल पड़ते हैं। बंकर में पहुंचने के बाद ईथन देखता है कि सर्वर रूम से पहले गैब्रियल ने एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखा है। अब इससे पहले कि ईथन गैब्रियल को सोर्स कोड दे पाता, उसी समय अचानक एजेंट जेस्पर गैब्रियल को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी गैब्रियल का एक आदमी मौके का फायदा उठाकर उस बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। इस बीच जेस्पर के साथ सीआईए का डायरेक्टर यूजीन भी वहां पर पहुंच जाता है और ईथन से सोर्स कोड लेकर उसका पूरा प्लान पूछने लगता है। ईथन यूजीन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि गैब्रियल को ये सोर्स कोड देना ही हमारी जीत की शुरुआत होगी, पर यूजीन उसकी एक भी बात नहीं समझ पाता। तभी गैब्रियल मौका देखकर अपने आदमियों से अचानक फायरिंग करवा देता है और गोलियों की बौछार के बीच एक गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। इसीलिए बेंजी ईथन से कहता है कि वो गैब्रियल का पीछा करे और उससे वो पॉइजन पिल वाली पेन ड्राइव वापस हासिल करे। ईथन जैसे ही बाहर निकलता है, ग्रेस देखती है कि बेंजी को गोली लग चुकी है। वहीं दूसरी ओर सुरंग में ईथन की गाड़ी पलट जाती है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए दौड़ते हुए गैब्रियल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल एक छोटा ग्लाइडर प्लेन लेकर वहां से उड़ान भर लेता है। उसी वक्त एक और प्लेन उसके पीछे से उड़ता है। ईथन दौड़कर उसी प्लेन को पकड़ लेता है और उसके बाहर लटक जाता है और फिर पायलट को नीचे गिराकर खुद प्लेन संभाल लेता है। वहीं बंकर के अंदर डॉन लो, उसकी वाइफ और डैगस मिलकर उस न्यूक्लियर बॉम्ब के न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकने में लग जाते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वो अब बच नहीं पाएंगे। डॉन लो, ग्रेस, बेंजी और पेरिस को सर्वर रूम में जाकर बाकी का मिशन पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही बेंजी सर्वर रूम में पहुंचता है उसकी हालत खराब होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके शरीर में प्रेशर बढ़ चुका है, जिससे उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसे में वो पेरिस से अपने सीने में एक छोटा सा कट लगवाकर अपना प्रेशर नॉर्मल करवाता है। इसके बाद बेंजी ग्रेस से कहता है कि रिसीवर को एक्टिवेट करने से पहले सर्वर रूम के पैनल में थोड़ा बदलाव करना होगा ताकि सारी सेटिंग सही टाइमिंग के साथ हो सके। दूसरी ओर डॉन लो न्यूक्लियर बम के टाइमर में 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम जोड़ने का तरीका खोज लेता है, जिससे उन्हें भी सर्वर रूम में पहुंचने का वक्त मिल सके और वो अपनी जान बचा सके। उधर इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर में सभी बड़े देश हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ उनके ही न्यूक्लियर वेपन एंटिटी के कंट्रोल से बचे हुए थे। ऐसे में सब मिलकर प्रेसिडेंट को मनाने लगते हैं कि 700 करोड़ लोगों को बचाने के लिए उन्हें 10 करोड़ लोगों की बलि देनी ही होगी। असल में उनका प्लान था कि दुनिया के हर देश की मिसाइल को वहीं पर फ्यूल भरते हुए लॉन्च किया जाए ताकि कोई मिसाइल एंटिटी के कंट्रोल में ना जा सके। अब जैसे ही प्रेसिडेंट न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने की कमांड देने वाली होती है, तभी वो आखिरी पल पर ईथन पर भरोसा करते हुए लॉन्च कैंसिल कर देती है। वो तुरंत अपने न्यूक्लियर सेंटर को ऑर्डर देती है कि सभी मिसाइल्स को ऑफलाइन कर दिया जाए, लेकिन तभी एक सुरक्षा गार्ड अचानक प्रेसिडेंट पर गोली चला देता है। उस समय उनका जनरल सिडनी आगे आकर अपनी जान देकर प्रेसिडेंट की जान बचा लेता है, लेकिन इस बीच एंटिटी तेजी से एक्शन में आकर उस न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम को भी हैक कर लेती है और दुनिया भर की मिसाइलों में एक साथ फ्यूल भरना शुरू हो जाता है। उधर बंकर के अंदर ग्रेस रिसीवर को एक्टिवेट कर देती है। अब सबकी निगाहें ईथन पर होती है कि वो जल्द ही उस सोर्स कोड में पॉइजन पिल को अपलोड कर दे। वहीं दूसरी ओर
डॉन लो और उसकी टीम आखिरी डेटोनेटर को भी निकाल लेते हैं, जिससे न्यूक्लियर ब्लास्ट रुक जाता है। वहीं ईथन गैब्रियल के प्लेन पर चढ़कर उसका हाथ तोड़ देता है और उससे पॉइजन पिल वाले डिवाइस वापस ले लेता है। फिर वो गैब्रियल की सेफ्टी बेल्ट खोल देता है, जिससे गैब्रियल को मजबूरी में पैराशूट लेकर प्लेन से कूदना पड़ता है। अब जैसे गैब्रियल प्लेन से नीचे गिरता है, वो सीधा प्लेन की टेल से जा टकराता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर ईथन भी अपने दूसरे पैराशूट के साथ कूद जाता है, लेकिन उसका ग्लाइडर बीच में ही जलने लगता है। इसके बावजूद ईथन हिम्मत नहीं हारता है और गिरते हुए सबसे पहले सोर्स कोड में पॉइजन पिल डाल देता है। इसके तुरंत बाद वो अपना बैकअप पैराशूट खोलता है और नीचे सुरक्षित लैंड करता है। इधर रिसीवर की लाइट ठीक 2 सेकंड पहले ग्रीन हो जाती है और जैसे ही ऑप्टिकल डिवाइस एक्टिव होकर चमकती है, ग्रेस फुर्ती से एंटिटी को सर्वर से डिस्कनेक्ट कर देती, इससे पहले कि वो दुनिया की मिसाइल लॉन्च कर पाती। उसी समय बंकर में एक भयानक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से पूरे पृथ्वी पर कुछ देर के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक सच्चाई साफ हो जाती है कि उनका मिशन कामयाब हो चुका था। अब एंटिटी हमेशा के लिए उस ऑप्टिकल डिवाइस की सीमित दुनिया में कैद हो चुकी थी। खैर, कुछ ही देर में पृथ्वी पर बिजली वापस लौटती है और दुनिया भर में ये खबर फैल जाती है कि ईथन हंट ने एक बार फिर से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। फिर ईथन को लूथर का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है। उसमें लूथर कहता है कि उसे पहले से पता था कि ये काम सिर्फ ईथन ही कर सकता है, क्योंकि वो इसी के लिए बना है। अब जैसे ही मैसेज खत्म होता है, वो डिवाइस सोर्स कोड के साथ खुद ही नष्ट हो जाती है। अब बचे हुए जले हुए हिस्से और सोर्स कोड को ईथन CIA की डायरेक्टर यूजीन को सौंप देता है। इसके बाद ईथन की पूरी टीम लंदन में एक बार फिर से मिलती है। सब एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और इन सब के बीच एक और खुशी की बात ये होती है कि बेंजी भी बच गया था, जिसके साथ ये मिशन और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मिशन इम्पॉसिबल का द फाइनल रेकनिंग वाला पार्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।